चमोली के गैरसैंण में बारिश से भारी तबाही हुई है। यहां बारिश के बाद में घरों में मलबा आ गया और लाटूगेर नैनी क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क का पूरा मलबा लोगों के बगीचों के अंदर चला गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। वहीं बरसाती नालों का उफान भी लोगों को डरा रहा है। नालों का पानी भी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ के सुनील गांव के पवार मोहल्ला, निगी मोहल्ला के 16 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। गांव के ऊपर और नीचे जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं और बड़ा भूस्खलन होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश से समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। प्रभावित परिवारों की माने तो रात को लोग घरों के बाहर रहने को मजबूर हो गए हैं। एक से ही जो रात को जो भारी बारिश आई, इससे यहाँ पर सारा धसन हो गए, पेड़ भी चले गए हैं और अब हम खतरे के निशान पर हैं। जबकि नगर पालिका वालों ने भी यहाँ पर सर्वे कर दी है और उन्होंने कहा अब हम इस शासन को भेजेंगे हमको सुरक्षित स्थान पर कहीं पर फिलहाल व्यवस्था के लिए। जी यहाँ पर जो है रास्ता पूरा टूट गया है और जो है कल तक तो कम था, वो आज ज्यादा हो चुका है। वो आज कम से कम 1 मीटर और दस गया नीचे है। इसका कुछ इंतजाम किए सरकार। नैनीताल के थापला गांव में बारिश ने तबाही मचा दी है और तेज बारिश से खमारी गधेरे में पानी के बहाव की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं गांव में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तेज बारिश से गांव में आपदा जैसे हालात हो गए हैं। तो वहीं बरसाती नाले के उफान पर आने से सड़क भी ध्वस्त हो गई, जिसकी वजह से गांव का संपर्क कट गया है। इसके साथ ही भारी बारिश से सिंचाई की नहर और खेतों को भी नुकसान हुआ है। एसडीएम ने गांव का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। गांव के लोगों ने जल्द ही सड़क खोलने के साथ ही मुआवजे की गुहार लगाई। आज 7:30-8 बजे के टाइम में बिजली गिरी 2-3 दफे और जबरदस्त से, और आज तक मैं तो मेरी भी 60-62 साल की उम्र हो गई, आज तक ऐसी तबाही हमने आज तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में। और ऐसी तबाही अगर दिन में होती तो ये कई जनानी होती। गांव में बड़ी कोई क्षति नहीं हुई है। नालों की वजह से जो मोटर मार्ग जो जोड़ता है वो कुछ जगह पर क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसको तत्काल ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा गांव में कुछ कृषि भूमि और कुछ पंचक्कियों को भी क्षति हुई है, जिसका भी सर्वे किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में भी बारिश मुसीबत बनकर आई है। यहां बारिश की वजह से पुल का एक हिस्सा टूट गया। नेशनल हाईवे 74 पर बने पुल का एक हिस्सा ढह गया है। सरवरखेड़ा में डेला नदी पर बने पुल का एक हिस्सा ढहा है, जिसके बाद इस रोड पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया। एसडीएम काशीपुर ने बताया है कि गुरुवार से पुल एक तरफ आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इसके वजह से जो हमारा NH 734 पे ढेला नदी पे जो पुल बना हुआ है, उसका पुल तो हमारा सुरक्षित है, लेकिन पुल से जो कनेक्टिंग स्पैन होता है वो जो ब्रिज से रोड को जोड़ता है वो अंदर सेटल डाउन हो गया, धंस गया है, क्योंकि पानी ज़्यादा आया नदी में और एक तरफ उसने कटाव कर दिया है। इसके वजह से यहाँ नुकसान हुआ है और कुछ बिजली के खंभों को भी नुकसान हो रखा है। उसकी भी शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही है। काशीपुर के पास सरवरखेड़ा में बना ये पुल आप देख सकते हैं धंस गया है। रात हुई बारिश के चलते लगता है कि ये पुल धंसा हुआ है। यहाँ पर ट्रैफिक पूरा जाम किया है। ये NH 74 है जो देहरादून को काशीपुर से जोड़ता है। इसलिए हमने यहाँ NH के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा अधिकारी नहीं मिला NH का कि जो इसके बारे में बता सकता था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुल धंसा हुआ है। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, काशीपुर। रुद्रप्रयाग में देवीधार के पास में केदारनाथ हाईवे का एक हिस्सा ढह गया है। तेज बारिश के बाद में हाईवे का एक हिस्सा ढह गया, जिसके बाद से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। तो वहीं हाईवे पर यात्री फंसे हैं। हालांकि प्रशासन की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में फिलहाल केदारनाथ हाईवे चालू कर दिया है, लेकिन बारिश के बीच में संकट अभी भी बरकरार है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट डेंजर जोन बन गया है। आए दिन डाबरकोट में पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार यमुनोत्री हाईवे बंद हो जाता है और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं भूस्खलन से यात्रियों की जान को भी खतरा बना हुआ है और वहीं 1 महीने में डाबरकोट लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक पुलिसकर्मी और महिला यात्री की मौत हो चुकी है। वहीं अब वैकल्पिक मार्ग बनाने की भी
मांग तेज होने लगी है। कोर्ट के पास ये डेंजर जोन बना हुआ है, इसको 1 माह से अधिक का समय हो गया है। यहाँ पर पत्थर इस तरीके से बरस रहे कि किसी भी समय कोई भी एक बड़ी घटना यहाँ पर घट सकती है, यात्रियों की गाड़ियाँ चोटिल हो सकती है। कुमाऊं में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। सबसे ज्यादा तबाही हल्द्वानी में हुई है। मंगलवार रात हुई बारिश ने काठगोदाम इलाके में 10 से 12 घर जमींदोज कर दिए। इसके साथ ही बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं, जिससे कि कई घरों को नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बारिश के बाद में उफान पर आए कालसिया नाले ने क्या तबाही मचाई है और हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। मैं कलसिया नाले के बिल्कुल करीब पर खड़ा हूं और तबाही का वो मंजर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके का मंजर यहां पर है। और ये देखिए आप नीचे, ये मकान, आप सामने पहले मकान का दृश्य देखिए कि मकान की क्या स्थिति हो गई है। पूरी तरीके से टिल्ट कर गया है मकान और ये कलसिया नाला अभी भी आपको पूरी तरीके से उफान पर दिख रहा है। इस तरफ मैं कुछ टूटे फूटे आपको मकान दिखाता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी मकान हुआ करता था, लेकिन कोई उसके अवशेष यहाँ पर शेष नहीं बचे हैं। उसके अलावा आप उफान देखिए कितनी तेजी से अभी भी नाले का उफान बना हुआ है और मकान एक तरीके से, मकान का आधा हिस्सा जमींदोज हो चुका है। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी पूरा बताइए कि कितना नुकसान हुआ है। अगर हम काठगोदाम में नई बस्ती से लेकर के गौला बैराज तक कितने मकान लगभग बह गए होंगे? लगभग 12-13 मकान तो ऐसे गए हैं जो बिल्कुल, जिनकी स्थिति बिल्कुल ही, जो मकान ऐसी स्थिति पे है वो पूछो मत। और जो आगे को औरों का जो नुकसान हुआ, किसी का थोड़ा बहुत गया, किसी का मतलब थोड़ा बहुत, जो 10-12 मकान तो ऐसे रह गए बेचारों का पास ना राशन रहा ना पानी रहा। मतलब किसी बेस में वो रहेंगे भी तो कहां पर रहेंगे करके। न्यूज़ 18 हल्द्वानी। कोटद्वार में एक और पुल आपदा के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। कोटद्वार बाजार से लालपानी इलाके को जोड़ने वाला खो नदी पर बना पुल का एक हिस्सा ढह गया। पुल का अप्रोच ढहने से अब पुल पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। कोटद्वार के पनियाली गदेरे में आए पानी के सैलाब से कोटद्वार में भारी तबाही मची हुई है। पनियाली गदेरे पर देवी रोड पर बने पुल के नीचे पेड़ फंस जाने से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए और गदेरे का पानी और मलबा पुल के ऊपर तक पहुंच गया। देर रात तक हालात बेकाबू रहे। इस दौरान में दर्जनों कार और बाइक मलबे में दब गई। वहीं गदेरे से आई बाढ़ के चलते कौड़िया बस्ती को भी रातों रात खाली कराया गया। कोटद्वार में इस बार की बरसात बड़ी मुश्किल बनकर आई है। उफान पर आई नदियों से बड़ा नुकसान पुलों को हुआ है और पुल, पुलिया और साथ ही पुश्ते टूटने पर 3 बड़े नेता बयानों में घिर गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोटद्वार में भारी बारिश के बाद नदियों का पानी सैलाब बनकर टूटा। उफनती नदियों ने लोगों में खौफ भर दिया तो इस बार की बरसात पुल, पुलिया, पुश्ते तोड़कर चली गई। पहले मालन नदी का पुल टूटा, फिर पनियाली नाले का पुल टूटा। खो नदी में पुल का हिस्सा बह गया, जिस पर अब सियासत हो रही है। पुल गिरने के लिए मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने बीजेपी के विधायकों को जिम्मेदार ठहराया है। 2017 में हरक सिंह रावत बीजेपी से मंत्री रहे और अब स्पीकर रितु खंडूरी कोटद्वार के विधायक हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पुलों के नीचे इतना खनन हुआ कि बरसात में बुनियाद हिल गई और कांग्रेस के बनाए पुल बीजेपी राज में टूट रहे हैं। 20-20 फुट तो इन्होंने बताया, उन्होंने 25-25, 30-40 फुट तोड़ दिया, जिसकी वजह से जो पुल हम लोगों ने बनाए थे, इन्होंने एक स्कीम चला रखी है। मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने जो बनाए इनको तोड़ना है। इनको और पहले वालों को भी मालूम था कि ये पुल के आसपास जो जमीनें, जो नदी करीब 15-15 फुट गहरी पोकलैंड से और जेसीबी से खोदी गई। कांग्रेस नेता ने अपने नेताई हरक सिंह रावत और विधायक रितु खंडूरी पर चोट की तो जवाब दोनों नेताओं की तरफ से आया। हरक सिंह का दावा है कि उनके विधायक रहते कोई पुल नहीं टूटा। अब आगे कोटद्वार रितु खंडूरी को देखना है। तो रितु खंडूरी ने जवाब दिया कि पुल खंडूरी सरकार में बने और सवाल उठाने वाले सुरेंद्र सिंह नेगी ने पुल टूटने के बाद एक बार भी जनता की बात नहीं की। मुझे बता दो, 5 साल में एक पुल जब तक मैं कोटद्वार का विधायक था गिरा नहीं? आप बताओ, गिरा?
अब 2 पुल गिर गए एक ही साल में। तो भैया मेरी जिम्मेदारी 5 साल की है। अब ये थोड़ी कि इस वाली जिम्मेदारी पूरी जिंदगी की। जो पुल टूटे हैं वो वर्तमान मान्य मेरी छोटी बहन रितु खंडूड़ी के अकुशल नेतृत्व के कारण। कांग्रेस ने ये पुल बनाए, मुझे तो लगता है जनरल साहब के पुल बने हुए। कांग्रेस ने कब बनाया ये पुल? तो ये तो गलत ही बात कह दी उन्होंने। पुल तो जनरल साहब के समय में बने हैं और उन्होंने बनवाए हैं। और खनन वो सुरेंद्र सिंह नेगी जी वहां से काफी समय से विधायक हैं, नेता हैं वहां के। कितना हल्ला किया, कितनी बार मुख्यमंत्री जी से जाकर मिले कि खनन हो रहा है, खनन रोका जाए। कोटद्वार में पुल पुलिया पुश्ते टूटने से सबसे ज्यादा परेशान पब्लिक को होना पड़ा है। अफसरों के पेंच तब कसेंगे जब जांच होगी और तब तक बड़े बड़े नेता एक दूसरे पर शहर की बर्बादी का ठीकरा फोड़ते रहेंगे। कोटद्वार से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में लगातार बारिश से राहत नहीं है और अगले 24 घंटे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, टेहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और साथ ही चंपावत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और कुछ चुनिंदा जगहों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। 10 अगस्त की देर शाम तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लिहाजा निचले इलाकों में रहने वालों को अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही 13 अगस्त से 15 अगस्त तक एक बार फिर से भारी बारिश होगी, इसे लेकर भी संभावना जाहिर की गई। डिस्ट्रिक्ट से इनमें कल भी ऑरेंज रखा गया है, तो 9 इवन 10 तक जो मैं कहूँगा 8, 9, 10 ये 3 दिन जो है जो इस तरह की एक्टिविटी है एक आध का जगहों में वो मिलती रहेंगी। तो लोगों को कहीं ना कहीं जो मैसेजेस जाते हैं उनको थोड़ा ध्यान दें और जो ऐसी जगह में रह के नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उनको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों से बातचीत की और हालात की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर राहत बचाव कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि मौसम साफ रहा तो वे प्रभावित एरियो का एरियल सर्वे कर हालात का जायजा लेंगे। बता दें कि भारी बारिश के चलते पौड़ी, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, सितारगंज, खटीमा में भारी नुकसान हुआ है। ये जो लोग इन अतिवृष्टि के कारण से जल भराव में चपेट में आ गए हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में भी, नैनीताल में भी, हमारे कोटद्वार में भी जिलाधिकारी स्वयं वहाँ पर कैंप कर रहे हैं और जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार वहाँ पर सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि बचाव और राहत के कार्य में कोई कमी न आए, किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। केंद्र से आई टीम ने आदुल अक्सर का दौरा किया। इस दौरान टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी गई और नुकसान का जायजा लिया। पिछले दिनों लक्सर में बारिश से भारी नुकसान हुआ था जिसका आंकलन किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय टीम के सामने स्थानीय लोगों और किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और सिंचाई विभाग की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर उच्च अधिकारियों को बाढ़ के कारणों और साथ ही तटबंध के टूटने की पूरी जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। तो आज उन्होंने देखा है कि वाकई में कितना जलभराव अभी भी है और खेतों में क्या नुकसान हुआ है और किसानों को किस तरह से मुआवजा दिया जाना चाहिए। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने पहली ही बारिश में सैन्यधाम में कट्टान और पुश्ते टूटने की खबर दिखाई थी, जिसके बाद आज सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्यधाम के काम को देखा। मंत्री गणेश जोशी ने काम को बेहतर तरीके से करने और जल्दी करने के निर्देश दिए हैं। तो बारिश में पुल पुश्ते टूटते रहते हैं, यह बात गणेश जोशी ने कही है। न्यूज 18 की खबर का यहां पर असर हुआ है। और उत्तराखंड से जुड़ी आगे भी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बाधित हो रहा है तो कई जगह पर सड़क कटिंग का काम भी चल रहा है। ऐसे में हाईवे पर लैंडस्लाइड जोन दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। टिहरी में बारिश के चलते घनसाली और प्रतापनगर के दूरस्थ गांवों में राशन पहुंचाना प्रशासन के लिए बना चुनौती। डीएम ने दूरस्थ क्षेत्रों में सितंबर तक राशन पहुंचाने की कही बात।
टिहरी के घनसाली के आपदा प्रभावित गांव का प्रशासन और भूगर्भीय टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है और अब डीएम को जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रुड़की में पिछले दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से कई जगहों पर हुआ जलभराव, मकानों में दरार आने से लोग परेशान। चक्राता में सड़कों पर आवारा पशु सड़क पर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों ने सम्मान यात्रा निकाली, जिसमें कई लोग शामिल हुए। अगस्त क्रांति दिवस पर अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल में शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री समेत कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अल्मोड़ा जेल में बंद रहे थे। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में कई संगठनों ने अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर धरना दिया और जमकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देहरादून की जेल में बंद कैदियों को अब स्वास्थ्य चेकअप के लिए शहर के अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग कैदियों के लिए जेल में स्वास्थ्य एटीएम लगाने जा रहा है। मानसून की बारिश का असर फूलों की घाटी में भी दिखा। सैलानियों की संख्या में दिख रही है कमी। 15 अगस्त के पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र बागेश्वर उपचुनाव के बाद में बुलाने की तैयारी है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में सेशन बुलाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और 17 मार्च को गैरसैंण सत्र खत्म हुआ था और 17 सितंबर को 6 महीने पूरे होने के पहले ही मानसून सत्र बुलाया जाना जरूरी है। लिहाजा 8 सितंबर को बागेश्वर चुनाव का रिजल्ट आने के तुरंत बाद सत्र बुलाया जाएगा। अगली कैबिनेट बैठक में इसे हरी झंडी भी मिल जाएगी। एक और जहां सरकार तैयार है तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि उनके पास भी सत्र के लिए मुद्दों की लंबी लिस्ट है। तो सितंबर में ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य सितंबर में हम लोग इस सत्र को आयोजित करेंगे। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और अनेकों प्रश्न हैं हमारे। अंकिता भंडारी मर्डर केस है, केदारनाथ में सोने की चोरी की घटना है, जोशीमठ हमारा टारगेट है, भर्ती घोटाले, पटवारी पेपर लीक, महंगाई, ये सभी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। लॉ एंड ऑर्डर, बाढ़, आपदा में कुप्रबंधन। उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग लंबे समय से होती रही है, लेकिन अब अपनी जमीन के साथ साथ पहचान भी खोते जा रहे उत्तराखंड के लोगों ने मूल निवास की बड़ी मांग कर दी है। मूल निवास और भू कानून की मांग को देहरादून में एक बड़ा प्रदर्शन इसे लेकर किया भी गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून की मांग उठती रही है, लेकिन अब ये मांग भू कानून के साथ साथ मूल निवास की भी होने लगी है। देहरादून में कई संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया और सीएम हाउस कूच किया। लोगों की साफ और सीधी मांग है कि राज्य में सख्त से सख्त भू कानून जल्द लागू हो और राज्य में 1950 से पहले रहने वाले लोगों को मूल निवासी का दर्जा मिले, ताकि राज्य की अस्मिता और राज्य के लोगों को बचाया जा सके। आम आदमी नीचे बिहार का आया हुआ, वो उसको भी आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं। हम लोग भी स्थायी, तो हमारी वैल्यू कहाँ रह गई है? हमारे तो राज्य सरकार से ये मांगे कि आप हमारे को यहाँ का मूल निवासी होने का, जो वास्तव में हम लोग हैं, हम ही के जो 1950 से यहाँ पे रह रहा है, उसको आप यहाँ का मूल निवासी बनाने का ऐलान करें। और दूसरे ये कि हमारे यहाँ भू कानून जैसे हिमाचल के तर्ज पर धारा 371 लागू हो। लगातार हम मांग कर रहे हैं कि सशक्त भू कानून बना दिया जाए, धारा 371 लगा दी जाए। और आप देखेंगे कि हिमाचल ने 99 साल की लीज परसों ही 40 साल की लीज कर दी है। वो अपनी भूमि बचा रहे हैं, हम अपनी भूमि लुटा रहे हैं। प्रकार से मूल निवास का हमारा जो हनन हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार में हमें मूल निवास मिलता था, आज मुझे अपने प्रदेश में मूल निवास नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं वो बेरोजगारी की फौज खड़ी हो रही है और वो सरकार के लिए सिरदर्दी बन रही है। इससे पहले वे आंदोलनों के बाद जुलाई 2021 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ठोस भू कानून के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री को 80 पेज की अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इस रिपोर्ट पर क्या हुआ फिलहाल किसी को नहीं पता। सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून
यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार की, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या तो उनको विधायी ज्ञान का अभाव है। भू कानून की रिपोर्ट कमेटी ने माननीय मुख्यमंत्री को सौंपी है। जब भी विधानसभा का सत्र होगा उस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद ही भू कानून विधिवत रूप से उसका इम्प्लीमेंट होगा। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने भू कानून में संशोधन को लेकर 23 सिफारिश दी हैं, लेकिन रिपोर्ट को हुबहू लागू करने में राज्य की बढ़ती निवेश की संभावनाओं को देखते हुए कई टेक्निकल पेच आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में भू कानून के साथ मूल निवास बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आज संसद में राहुल गांधी के भारत माता की हत्या वाले बयान पर सीएम धामी ने ट्वीट करके निशाना साधा है और सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि भारत माता की हत्या शब्द का प्रयोग कर आज राहुल गांधी ने पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है। ये शब्द सोच और स्वप्न या तो मुगल आक्रांताओं व अंग्रेजों के थे या फिर आज देश तोड़ने के लिए युद्ध लड़ रहे कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन के हैं। तो ये देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया, जिन्होंने ट्वीट करके राहुल गांधी पर निशाना साधा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। आगे देखिए महाबहस।